अब उसकी भाषा में क्या बोलते हैं कि मैकेनिक्स की भाषा में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल कोरिलेट द कांसेप्ट्स लर्नड इन देयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है वो तो आपने मुझे बता दिया, तो पहले आपको इलेक्ट्रिक डायपोल दिखा देता हूँ। राइट साइड में जो आपको चित्र दिख रहा है उसको देखो, दिख रहा है सबको? यस तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है जो ऊपर है प्लस क्यू, और एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे डायपोल है, ऐसा डायपोल मोमेंट वेक्टर बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये वाला नेगेटिव से चलकर पॉजिटिव की तरफ गया है ये वेक्टर, इसको बोल देते हैं डायपोल मोमेंट वेक्टर। अब मुझे बताओ, डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में ऐसा, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल है। यस एंगल को बोल देता हूँ थीटा, ठीक है। अब ये थीटा का वेरिएशन ही होगा जिसकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा अपने अंदर। बस ये जान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डायपोल है उसका ओरिएंटेशन कुछ रहेगा, उसकी वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बोलती थी कि ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन, ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो अब ये ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है, जितना थीटा की वैल्यू रहेगी उस हिसाब से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वेरी करता रहेगा। तो आप देखो कि थीटा 0 से लेकर 180, 90, 360 कुछ भी हो सकता है ना भाई। अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर होता, देखो मैं 0 थीटा वाला केस आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार, फिर आप लोग कोरिलेट कर पाओगे 0 और 90 का केस। फर्स्ट केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड में ही जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है। अब मैं बनाता हूँ नेगेटिव चार्ज इधर माइनस क्यू और पॉजिटिव चार्ज इधर प्लस क्यू। नाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, ये हो गया, दिस इज डायपोल मोमेंट। तो अब मुझे बताओ, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर दे सेम और डिफरेंट? डायरेक्शन सेम पॉइंटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी राइट साइड में पॉइंट कर रहा है और डायपोल मोमेंट वेक्टर भी राइट साइड में। तो इस केस में इन दोनों के बीच में अगर थीटा मैं बनाऊं तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 0 दूसरा केस मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए, द केस 2 कैन बी व्हेन दे आर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो फॉर सिंपलिसिटी आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को तो ई ही ले लो, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब डायपोल मोमेंट वेक्टर कैन बी लाइक दिस, ये प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज इसके नीचे है। नाउ आई विल ड्रॉ द डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो राइट साइड में पॉइंट कर रहा है। अब इनके बीच में थीटा क्या है? 90 तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। सेम केस 3 भी मान लो कि एक और केस ले लिया, ऐसे अलग अलग केस, बस हम नाम लिख रहे हैं, ऐसे घबराना नहीं कि केस हो रहा है कुछ, ऐसा कुछ केस में अलग अलग केसेस नहीं है, बस समझने के लिए हम इसको अलग अलग नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये और डायपोल ऐसा, ये माइनस क्यू चार्ज इधर और ये प्लस क्यू चार्ज है। तो अब डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो राइट साइड, लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इन दोनों के बीच में अब एंगल कितना है? 180 ये बात आप सबको समझ आती है। तो जैसे जैसे ये एंगल वेरी करेगा तो इन एंगल्स के हिसाब से ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर का इक्विलिब्रियम कंडीशन वेरी करेगा कि कौन से इक्विलिब्रियम है वो समझाऊंगा। पहले ये केसेस 1, 2, 3 तीनों को ध्यान से देखो। अगर इन तीनों में किसी को कोई डाउट लग रहा है कि सर ओरिएंटेशन समझ नहीं आ रहा या फिर डायपोल मोमेंट ही समझ नहीं आ रहा, तो इफ यू हैव सच डाउट्स तो काइंडली पूछ लीजिए अभी। इन्हीं तीनों केसेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे आज की क्लास। ठीक है, डाउट है? हैंड रेज कर दो एक बार। सर मोहम्मद? नो सर ठीक है, नो सर अभी मिटा दे रहा हूँ। नो सर अब देखो वही डायपोल मोमेंट वेक्टर इन तीनों केसेस के बीच का कुछ है, ये ना तो केस 1 है, ना 2 है, ना 3 है। एट एनी जनरल एंगल थीटा, थीटा कुछ भी एक जनरल एंगल है उसके ऊपर बात होगी, है ना। यस सर अब देखो क्या करेंगे, यस अब हमारा पर्पस क्या है, आप मुझे बताओ, क्या किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने में वर्क लगता है? यस सर करो, देखो आपके पास एक टॉवल है, टॉवल पानी से डूबा हुआ है, अब उस टॉवल को निचोड़ने में क्या आप वर्क करते हो?
Yes, sir. Yes, sir. बोलते हो सर जान निकल जा रही है तो वर्क तो हो ही रहा है, ऑब्वियसली होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू Displacement. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का एक और फॉर्मूला भी होता है, टॉर्क इंटू Moment of inertia. नहीं, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई देखो, आप क्या कर सकते हो वर्क करने का एक तरीका कि यू हैव एन ऑब्जेक्ट एंड यू आर ट्राइंग टू पुश दैट ऑब्जेक्ट, राइट? तो ऑब्जेक्ट था, आपने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से यू हैव डिस्प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट बाय सम डिस्प्लेसमेंट डी। तो आपने क्या किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट टर्न्स आउट टू बी वर्क डन। ठीक है, अब Yes, sir. कोई चीज थी आपके पास, आपने उसको घुमाया, आपने टॉर्क दिया, आपने उसको रोटेट किया, तो फिर आपने क्या किया, अब आपने उसको पुश करके कहीं और नहीं ले गया, आपने उसी पॉइंट उसी एक्सिस के ऊपर उसको रोटेट कर दिया, है ना, घुमा रहे हो अब आप। तो क्या कर रहे हो, व्हेन यू आर टर्निंग यू आर एसेंशियली प्रोवाइडिंग ए टॉर्क। टॉर्क समझ आता है ना? Yes, sir. टॉर्क कितने बच्चों को नहीं पता? टॉर्क क्या होता है ये कितने बच्चों को नहीं पता? पता है। तो जब टॉर्क देते हो तो टॉर्क के केस में वर्क डन कैसे निकलता है, टॉर्क को मल्टीप्लाई कर दो थीटा से। भाई यहाँ पे घुमाते टाइम तो थीटा दे रहे हो ना, कितना ओरिएंटेशन कर दिया, टॉर्क से आ रहा है थीटा और फोर्स से आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वर्क एंड टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Displacement. थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल घुमाया ना आपने, कि थीटा 15 था, आपने घुमा के 45 कर दिया, 45 था घुमा के 180 कर दिया। तो यू आर प्रोवाइडिंग ए डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट धक्का मार के तो मिल नहीं सकती, घुमा के मिलेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, Yes, sir. और टॉर्क का फॉर्मल डेफिनेशन ऐसा होता है कि ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, इससे कुछ दूरी आर के ऊपर गए और उस पे आपने फोर्स लगाया। ठीक है, तो अब ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स ऐसे घुमाएगा इस चीज को, तो दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। फोर्स इनटू एंगुलर, ये आर यही होता है, ये टॉर्क। अब देखो, जब आपको ये दिख रहा है दिस डायपोल इज प्रेजेंट इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, राइट? हाँ जी। Yes, sir. Yes, तो लेफ्ट टू राइट का मतलब ये भी तो है कि यहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज रहा होगा और यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। sir. भाई Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे स्टार्ट फ्रॉम Negative to positive. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। ठीक है, अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे प्लस चार्ज है, राइट? ये क्या बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है भाई, इधर पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव से, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव में जाता है ना, तो हम लोगों ने Yes, sir. उल्टा ड्रॉ कर दिया, यहाँ नेगेटिव आएगा, इसलिए कुछ बच्चे शांत थे, सर गलत पढ़ा रहे हो क्या? ठीक है, अब पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव पे गया। तो आप देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बच्चा आपकी साइड कुछ इशू रहेगा, काफी बच्चों को तो आ रही है। अब देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल का ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल Repel. करेंगे। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे किधर फोर्स लगेगा, इस राइट साइड में। Yes, sir. Yes, sir. और इस फोर्स का वैल्यू क्या हो सकता है, फोर्स का वैल्यू क्या हो सकता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, दैट वाज कूलम्बिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद करो। Yes. Yes, तो sir. अब मुझे फोर्स निकालना है, तो क्या मैं इस u को e से मल्टीप्लाई Q करूं? into E. E. ठीक है ना, तो वही लिख दिया q into e, दैट इज द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। इन सिमिलर वे वी कैन राइट नेगेटिव चार्ज का q into e, बट डायरेक्शन दोनों का उल्टा हो जाएगा, जिधर इधर पॉजिटिव का जा रहा है, राइट से लेफ्ट आएगा नेगेटिव का। ठीक है, Yes, sir. हाँ जी, कितने बच्चे साथ में हो इस कहानी तक, इस कहानी में कितने बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं, एंकरेज करना एक बार। ठीक है, कर लो हाथ नीचे। अब देखो, किसी को डाउट है क्या, ये फोर्स वोर्स का समझ नहीं आ रहा कि No, फोर्स sir. और Yes, sir. कोई है ऐसा तो हाथ हैंड रेज करो, बाकी सब लोग हाथ नीचे करो। स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, yes. एक बच्चा बोल रहा है कि सर क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही, फिर उनको अब स्क्रीन भी विजिबल नहीं हो रही। अच्छा बेटा, आप लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन करो,
सबको नहीं बोला भाई, एक बच्चे को बोला व्हाट्सएप पे, टेंशन नहीं लेना, सब लोग ज्वाइन मत करने लग जाना। हाँ, तो अब देखो ये समझ आ गया। अब Q है और E है, तो ये डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया कि पॉजिटिव चार्ज पे राइट साइड में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल का हमने क्या बोला था, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या लिया था, 2L। 2L। Yes, sir. और इसके सेंटर पॉइंट को अगर मैं ले लूं कि यहाँ पे है सेंटर पॉइंट, अब इसमें ये लेंथ हो गई L Yes, sir. ऊपर वाली, और नीचे वाली क्या होगी L. L। अब देखो इस सेंटर पॉइंट से L दूरी पर कुछ फोर्स लग रहा है, तो क्या ये टॉर्क जनरेट करेगा यहाँ पे। Yes, sir. सिमिलर वे में ये वाला ऊपर वाला फोर्स भी L दूरी पे लग रहा है, तो यहाँ ये भी टॉर्क जनरेट करेगा। समझ Yes. आया। Yes, अब sir. टॉर्क लग रहा है, अब उस टॉर्क के अगेंस्ट काम कर लो। अगर टॉर्क लग रहा है पहले से, उसको अगेंस्ट काम करोगे तो उसको घुमाने में मतलब यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग टॉर्क, है ना। या फिर बोल दो कि ये टॉर्क कुछ वर्क कर देगा, कैसे, बाय रोटेटिंग द डायपोल बाय डी थीटा। ठीक है, दिस टाउ इज नथिंग बट L इंटू क्यू ई। भाई L इंटू क्यू ई करोगे तो वो टाउ आ गया, और डी थीटा क्या है, ओरिएंटेशन। अब L इंटू क्यू ई सिर्फ उस केस में आएगा जब केस 2 था ना कि ओरिएंटेशन 90 डिग्री है। ठीक है, अदरवाइज कंपोनेंट आ जाएंगे। बट मोटा मोटी बात यह है कि टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट विल गिव अस अ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। अब डायपोल पे वर्क क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, रिपेल करेगा इसको, अट्रैक्ट करेगा इसको, तो ये घुमाएगा ऐसे, सो रोटेटिंग थोड़ा फील हो रहा है। ठीक है, अब हमें वर्क डन की वैल्यू निकालनी, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर वर्क डन। क्यों निकालनी है जी, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था इन ए कंजर्वेटिव फील्ड वी कैन राइट इट एज अ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क। याद है कि भूल गए ये वाली बात, Sir, याद है. याद है। पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। तो अगर हम वर्क डन निकाल ले, जिसका फॉर्मूला हमें पता है टाउ इंटू डी थीटा होता है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल पता चल जाएगा कि डायपोल की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अब अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द इनिशियल पोजीशन बी दिस वन। अभी फिर से मिटा देता हूँ सारा, या तो क्लियर रहे। इनिशियल पोजीशन कौन सी वाली है जी, ये वाली। देखो अभी जहां इरेजर मूव कर रहा है ना, ये वाली, ये इनिशियल पोजीशन है, और इधर एंगल कितना है, ये छोटू एंगल θ1। ठीक है, इसको रोटेट किया और घुमा के ले गए θ2 एंगल पर। इन दिस पर्टिकुलर केस द डिस्प्लेसमेंट इज θ2, राइट। यस और नो। Yes. θ1 से रोटेट किया θ2 तक, तो अब हमें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मिल गए। हमने एज्यूम ही किए बट हमें मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि θ1 से रोटेट कर कर सर θ2 पर ले जाएंगे, और उस केस में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल व्हेन इट इज एट θ1 एंड इट एट θ2। तो θ1 और θ2 के बीच में जो चेंज आया इसके ओरिएंटेशन में, उसकी वजह से इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट है। तो we know that tau into theta is equal to work done। अब अगर एलिमेंटल वर्क डन निकालना है तो डी थीटा रखोगे, और पूरा निकालना है तो छोटे छोटे एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दोगे θ1 से θ2, तो पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये पीई साइन थीटा कैसे आया, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो ये फॉर्मूला है ना। हाँ जी नवनीत पूछो। अच्छा ओके, तो पीई तो आप सबने बता दिया कि सर पीई क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर इनटू ई साइन थीटा। देखो अब आप मेरे को बताना, धीरे धीरे सारी बात पूछ लेता हूँ कि टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, फोर्स इनटू Force into angular displacement. यहाँ पे एल था ना, इसको एल बोल दो, और यहाँ फोर्स क्या है, क्यू इंटू ई, Yes, sir. और ये एल। ठीक है, Yes, sir. और ये तो हो गया टाउ वन, मान लो जो ऊपर वाले फोर्स की वजह से आ रहा है। दूसरा टाउ आएगा इसी डायरेक्शन में, भाई ये भी इसको इधर रोटेट करना चाह रहा है और ये भी इसको इधर रोटेट, क्लॉकवाइज रोटेशन देना चाह रहे हैं दोनों टॉर्क। इधर कितना टॉर्क आएगा, इधर भी यही आएगा ना, Yes, sir. क्यू ई इंटू एल। दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2QEL. 2QEL। ठीक है, उस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपको P की वैल्यू क्या होती थी, P, Q इंटू
सेपरेशन, तो दिस इज नथिंग बट 2QL। और यहाँ पे हमें टॉर्क क्या मिल रहा है, जो नेट टॉर्क है टाउ 1 प्लस टाउ 2, ये क्या मिल रहा है 2QL इंटू E। और 2QL क्या है, ये P है, तो वी कैन राइट इट एज P इंटू E। ठीक है। तो P तो समझ आता है सर, लेकिन साइन थीटा क्यों आ रहा है, वाई दिस इज साइन थीटा, मल्टीप्लाई है ये। अब हमें डिसाइड करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा कि डॉट होगा, ठीक है। और लेकिन अगर आप इधर कंपोनेंट देखोगे तो कंपोनेंट से आपको समझ आएगा कि दिस इज साइन थीटा, ठीक है। जब ये ओरिएंटेशन पे है तो कौन सा वाला फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिएंटेशन में, इसका कौन सा वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ टॉर्क जनरेट कर रहा है, तो बस वही वाला रहेगा साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक है। यस सर, यस सर। देखो यस सर। थोड़ा ही समझ नहीं आ रहा जिनको, उनके लिए थोड़ा संक्षिप्त में एक चीज बता देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला लाइन है एक्स एक्सिस। अब मैं, ये मेरा एक रोड है, रोड, ठीक है। इस रोड पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर राइट साइड में बिल्कुल F, और एक इधर लगा रहा हूँ फोर्स। तो आप लोगों ने मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट किया है कभी जिंदगी में, फोर्स की वजह से मोमेंटम कितना आएगा, मोमेंट, एंगुलर मोमेंट। यस सर। तो उसमें क्या करते हैं, ये फोर्स जब लग रहा है तो फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे खाली, कि फोर्स से ये परपेंडिकुलर दूरी ले, कहाँ पे, ओरिजिन से। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, हाइट हो गई ये वाली, और आपको ये L दे रखा है और ये दे रखा है थीटा, तो H क्या होगा, H L साइन थीटा नहीं होगा, यस सर। मोमेंट निकालते थे तब। अब ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि फोर्स का जब मोमेंट निकालते तो 90 डिग्री पे एंगल लेते, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला भी क्या होता है यार, टॉर्क, मोमेंट इज नथिंग बट टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 90 डिग्री पे जितना दूं, तो बस वही है। ये अगर इसको भी H ले रहे हो तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी L साइन थीटा, क्यों, ये थीटा है तो ये थीटा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये L है तो हमें पता ही है कि टोटल लेंथ 2L थी, हाफ लेंथ L हो गई, तो इन दिस केस इट इज आल्सो गोइंग टू बी L sin थीटा। तो यही वाला कंसेप्ट वहां यूज करके हमने लिखा है कि PE sin थीटा, टॉर्क विल बी P sin थीटा, तो टॉर्क विल बी P इंटू E, और ये इसको देखोगे तो sin थीटा कंपोनेंट इसका, ठीक है। तो अब हमारा काम रह गया इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 कर देंगे। ये देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ किसी को याद है तो, माइनस विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल देखोगे तो माइनस कोस थीटा प्लस सी। अब हम डेफिनेट कर रहे हैं क्योंकि बिटवीन θ1 टू θ2 तो कांस्टेंट नहीं आएगा, ये हटके ऐसा हो जाएगा, कहाँ पे, लिमिट θ1 से θ2। तो आपको कोस थीटा के अंदर लिमिट्स डालनी है फ्रॉम θ1 टू θ2, यहाँ θ1 लिख दो जी, यहाँ θ2 लिख दो, तो सब चलेगा अपने को, बस ये वैल्यू रख लो। देन लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर माइनस कोस थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस कोस थीटा, तो प्लस वाला पहले लिख दिया आपने जो बाद में लोअर लिमिट थी, तो ऐसा आएगा ना यार। वैसे ये सब आपको आना चाहिए, तो अपर लिमिट मतलब कोस θ2 माइनस ऑफ माइनस कोस θ1। अब ये θ1 प्लस का हो जाएगा तो θ1 इधर पहले आ रहा है, तो ये ना सोचे अपर लोअर हो गया सब, ठीक है। तो ये सारी चीज होगी। अब हमें पता चल गया कि ये वाला वर्क डन है, वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय, बोलो कौन सा वर्क है जो हमने किया, जो हमने रोटेट किया θ1 से θ2 पे हमने रोटेट किया ना, तो दिस इज एक्सटर्नल वर्क, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब वो फोर्स आप अपने हाथ से लगाओ या किसी भी मैकेनिज्म से लगाओ, तो फोर्स डन बाय एक्सटर्नल वर्क, सॉरी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो बाहर से लगने वाले फोर्स के द्वारा किया गया वर्क है ये जो हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि हमने अज्यूम किया था ना कि θ1 से हमने रोटेट किया इसको θ2। तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर वर्क करेगा, जिधर हम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, जिधर हम काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखो, फील करो इस चीज को कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपको ऊपर तो दिख रहा है फोर्स QE, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, तो क्या ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, कर रहा है। तो हमने क्या रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब हम चाह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाह रहा है कि क्लॉकवाइज रोटेट।
तो जो हमारा वर्क डन होगा उसके जस्ट अपोजिट वर्क डन किसका होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, है ना। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क माइनस साइन लगा देंगे, माइनस पी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, गिव मी 20 सेकेंड्स। हाँ जी, हाँ जी, बैक टू बिजनेस। ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ जी, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स का हमें पता चल गया, उससे अपोजिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, राइट। अब तक कितने बच्चे साथ हो इस कहानी में, ये ध्यान से समझ लो। देखो एक दो बार आपको ना ये कंसेप्ट थोड़ा अचपटे से लगेंगे, यार ये क्या हो रहा है, और बाकी फिजिक्स में सब ऐसे ही चलता है, या तो एक्सटर्नल फोर्स होगा या इंटरनल फोर्स होगा, या तो सिस्टम होगा या सराउंडिंग्स होंगी, या तो हीट आएगी या तो एनर्जी आएगी या तो फोर्स आएगा। तो सारी कहानी वही चलती है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें फेरबदल चलेगा। तो एक एक बार थोड़ा धैर्य से, थोड़ा पेशेंस से आप लोग इस चीज को समझ लोगे, देन इट बिकम्स रियली सिंपल। ठीक है, विद प्रैक्टिस यू आल्सो गेट अ ग्रास्प ओवर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली चीजों पे 10 20 50 क्वेश्चन करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि फिजिक्स उतना ही। ठीक है, फिर सिर्फ ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं। डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बस इतनी बातें पता हो, इलेक्ट्रिक टूल्स पता हो, हमें पता है इंटीग्रेशन हम कर ही लेंगे, डिफरेंशिएशन हम कर ही लेंगे, तो दिस बिकम रियली सिंपल। ठीक है, कर लो सब लोग आगे। तो हमने फाइंड आउट कर लिया था कि कोस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, बट नाउ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस ऑफ द वर्क जो हमने कैलकुलेट किया। क्यों, क्योंकि उसके अपोजिट होगा तो माइनस साइन लगा देंगे। अब यही वाला जो है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, वो क्या होता है, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बस वही वैल्यू लिखो। या तो देखो दो तरीके से सोच सकते हो इसको, एक बार ध्यान से देखना और दोनों तरीके से सोचवाऊंगा आपको कि क्या सोच सकते हो। ये वाला वर्क कौन सा है जिसपे मेरा इरेजर घूम रहा है, ये हमने किया वो वाला है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ने किया वो वाला है? जो हमने किया जो हमने किया एक्सटर्नल वर्क और ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, ये बराबर है। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क और ये पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब ये है ना कि जितना हमने उसको एनर्जी दे दी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जैसा जब मैं चार्जर के साथ खेल रहा था कि ये फोन है, जैसे अब मैंने क्या किया, आई एम डूइंग वर्क बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, इन दिस केस इट इज माय हैंड, तो मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ इसकी हाइट, तो वर्क डन इज डन बाय माय हैंड। वही वर्क क्या कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में। यस और नो? सेम चीज यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है क्या, कि आपने रोटेट किया फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 और कितना वर्क किया, पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, वही वर्क कन्वर्ट हो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस। ठीक है, एक नजरिया। दूसरा नजरिया ये कि जो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स उसका नेगेटिव होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, तो वो उससे देख लो इंटरनल। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को आई कैन जनरलाइज इट एज पीई कोस थीटा। भाई पी कोस थीटा 1 है, थीटा 2 है। जब थीटा 1 से थीटा 2 जा रहे थे, जैसे चार्ज में बोल रहा था कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट आर पे ला रहे थे, किसी पॉइंट R1 से R2 पे ले जा रहे थे, तो वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर लो, इन्फिनिटी पे ले गए तो कितना वर्क डन होगा, 0। तो 0 वाले पार्ट को माइनस कर दो, देन यू कैन सर्टेनली से दैट द पोटेंशियल एनर्जी stored in an electric dipole which is at an orientation of theta with respect to electric field, it can be written as minus PE cos theta. ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे रहेगा तो सीधा फॉर्मूला लिखेंगे माइनस PE cos theta. ठीक है, वेक्टर नोटेशन लिखोगे तो क्या होता है, यू नो दैट PE cos theta is nothing but डॉट प्रोडक्ट, तो U is minus P dot E.
तो ये भी याद रखना है। कभी अगर वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो क्या करोगे, यू जस्ट मल्टीप्लाई देम विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि कंपोनेंट वाइज करना हो तो क्या होता है, Cost. है ना। Yes, sir. ये कंपोनेंट वाइज, जैसे एक वेक्टर था x1 y1 z1, अब इसके साथ कुछ भी रहा, i कैप j कैप k कैप, और दूसरा वेक्टर है x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप, ऐसा ना। तो Yes, अगर sir. आप कंपोनेंट फॉर्म में दिए हो तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, ऐसा कर दो, ऐड कर दो तो एक ही वैल्यू आएगी, ये मतलब Yes, तीन sir. वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसका हो गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी। Scalar quantity. डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, क्यों, क्योंकि वो आपका दो वेक्टर्स को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ डॉट स्केलर क्वांटिटी। और इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। Scalar quantity. ठीक है, तो अब देखो इतनी कहानी क्लियर होगी, वो तीनों केसेस आपने देख लिए। ठीक है, Yes, sir. अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम की बात करने से पहले एक केस आपको बता दो, ध्यान से सुनना, आप खुद बताओगे कौन सा इक्विलिब्रियम कौन सा है। ठीक है भाई, मेरे पास है दो, एक तो ये है ढलान, ठीक है, ये हिल है, मान लो ये स्लोप बना हुआ है, इसमें एक बॉल है इधर, ठीक है, ये एक बॉल है, और दूसरा केस है ये, यहाँ भी एक बॉल रखी हुई है। मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉल हिल नहीं रही है, फिक्स है, मतलब अपने अपनी जगह पे खुद से रुकी हुई है। अब मैं अगर फर्स्ट केस में, जो केस लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है केस 1, इसमें अगर इस बॉल को मैं पुश करने लगूं तो क्या होगा, ये बॉल कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर वापस आएगी, ऐसे ऐसे झूलने लगेगी ना। Yes, sir. लेकिन अल्टीमेटली जब रुकेगी तो वापस फिर यहीं आके रुक जाएगी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। Yes, sir. Yes, sir. कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है कि हाँ ये ऐसे ऐसे करेगी और फिर नीचे आके रुक जाएगी धीरे धीरे स्लो डाउन पे। दूसरा केस है केस 2 में, अगर मैं इस बॉल को पुश करूं तो क्या होगा, नीचे चली चली जाएगी नीचे गिर। तो आप मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर केस में द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन डिफरेंट हो गया ना केस 2 में। Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था, क्यों, क्योंकि ये रुकी हुई थी विदाउट द डिस्टर्बेंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंट, ये वहीं पे रुका रहना चाह रही है भाई, जब तक इस पे बाहर से कुछ फोर्स ना लग जाए तो ये वहीं पे रुका रहना चाह रही थी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। Yes, बट आपने इसको बाहर से पुश करके डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन वो उसका जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हुआ, और उसके बाद कहीं और जगह पे जाके रुकी, वो रुकी भी नहीं रुकी, कहीं भी चली गई। लेकिन केस 1 जो था उसमें आपने बाहर से फोर्स लगाया और वो फोर्स अल्टीमेटली डैम्प हो गया और फिर वहीं रुक गई जहां पहले थी। Yes, sir. तो इसमें बताओ जो स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, जो रुक रहा है, जो स्टेबल खुद से स्टेबल है, वहीं पे रुक रहा है, केस 1 वाला। One. तो दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या होता है, जो ठहराव वाला हो, कि ठहर गया है, वहीं रुका हुआ है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब जो इक्विलिब्रियम पहले था वही इक्विलिब्रियम बाद में है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, केस 2 वाला। इक्विलिब्रियम तो है ना, ये तो पता है ना कि दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन है जी। Yes, sir. इक्विलिब्रियम कंडीशन तो है ही, क्योंकि इनिशियली तो इक्विलिब्रियम में था ना, बट द इक्विलिब्रियम इट वाज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि जैसे पुश किया निकल गया। तो सेम केस देखना डाइपोल के केस में दिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। Yes, sir. अब देखो डाइपोल में क्या बात करेंगे हम लोग कि ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से समझ नहीं आएगा, फिर से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से आप पढ़ लेना, नोट्स से पढ़ो ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वही केस है, केस दो केस ड्रॉ करेंगे, बस यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के जैसा, राइट साइड में पॉइंटिंग, ठीक है बच्चों, दोनों ही केसेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं। अब मैं डाइपोल बताता हूं आपको। अब ये बताओ, देखो ये इसमें पॉजिटिव चार्ज किधर ड्रॉ करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड है तो जो सोर्स चार्ज कोई ऐसा इधर पॉजिटिव रहा होगा ना, ऐसे पॉजिटिव, Yes, sir. और इधर नेगेटिव रहा होगा। अब देखो इस केस में मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो ये नेगेटिव है डाइपोल वाला और ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये बन गया।
पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, इसको बोला पी। व्हेन दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। Yes, sir. एंगल कितना? Yes, sir. 0. 0 degree. 0 डिग्री। अब बताओ अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं डायपोल को और फिर छोड़ दूं तो क्या होगा? सर उसका एंगल थोड़ा Angle change change हो ये ऐसे ऐसे करेगा, देखो ऐसे थोड़ा फर्राएगा और फिर वापस आके इसी जगह पे रुक जाएगा, है कि नहीं है? जाएगा। Yes, sir. कितने बच्चों को इसमें डाउट है? जेन्युइनली पूछ लो अगर डाउट है। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये देखो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल? Sir, attract. तो और ये वाला भी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी अट्रैक्ट करेंगे। Yes, तो आप मुझे बताओ कि जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो इनडायरेक्टली मैं इनको दूर दूर ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा? yes, sir. जब ये ऐसे रोटेट हो गया मान लो सी एंगल थीटा पे, तो ये नेगेटिव इधर आ गया और ये पॉजिटिव इधर आ गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई ना, और इन दोनों के बीच की भी बढ़ गई। और ये क्या करना चाहेंगे? अच्छा ये इधर नीचे वाला नेगेटिव था बच्चे और ये पॉजिटिव था, ये क्या करना चाहेंगे? दे विल ट्राई टू रिड्यूस दिस डिस्टेंस। Yes, sir. तो फिर बताओ ये वापस आएगा ना उधर ही जिधर से चला था। Yes, sir. There will be a restoring torque in this dipole. There will be a restoring torque in this dipole. Right or wrong? तो अब बताओ ये स्टेबल कंडीशन हुई थी कि अनस्टेबल? जब थीटा 0 था तो स्टेबल था कि अनस्टेबल था? Sir, stable. स्टेबल। क्यों? क्योंकि स्टेबल था, आपने डिस्टर्ब किया और ये वापस उसी जगह पे आना चाहता है और आ भी जाता है अल्टीमेटली, तो ये स्टेबल है। अब दूसरा केस देखो, इधर तो पॉजिटिव ही है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और इधर नेगेटिव नेगेटिव ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब देखना एक केस ये है, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइंड है इसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यानी एंगल अभी कितना है? 0. भाई 180। देखो ये पॉइंट कर रहा है, पी वेक्टर लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रहा है और ई वेक्टर राइट साइड में, 180 दोनों के बीच होगा। में एंगल 180 डिग्री। लेकिन अब बताओ कि अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये इक्विलिब्रियम में है, क्यों? क्योंकि ये चाहे कितना भी पुश करता रहे और ये कितना भी पुश करता है, इसको रोटेट नहीं कर सकता अगर ये परफेक्टली अलाइंड है Yes, तो। sir. और मैं इसको हल्का सा टॉर्क दे दूं तो ये क्या करेगा? ये झटाक से घूमेगा ऐसे और वापस ऐसे अलाइन हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर और ये पॉजिटिव इधर, ऐसा हो जाएगा Yes, sir. ना। तो ये अट्रैक्शन करेंगे ऐसे, जैसा ये केस था। तो केस Yes, 2 sir. में जब ये अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे, ऐसा जैसा आपको दिख रहा है, तब भी इक्विलिब्रियम तो था बट इट वाज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जैसे आपने डिस्टर्ब किया ये दूसरे किसी स्टेबल पोजीशन में जाके लॉक हो जाएगा और पहले वाले कंडीशन को छोड़ देगा। समझ आया? Yes, sir. ठीक। सेम अब यहाँ पे देखो, ये वही केसेस है, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो इधर थीटा था 0, तो दिस वाज कॉल्ड एज अ पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। Stable equilibrium. और ये देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये इधर पॉजिटिव रहे होंगे, Yes, sir. ये नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या करेगा? ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल, जैसे ही डिस्टर्ब करोगे एक भयंकर रिस्टोरिंग फोर्स टॉर्क लगेगा और इसको उल्टा पलट के इधर ले आएगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। देखो ये वाला ये फोर्स लग जाएगा ना, फिर Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको सीधा कर देगा। और फर्स्ट केस में क्या था, आप रोटेट करे लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, इसने क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश की। बट केस 2 उसमें आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया और फिर बाद में जो टॉर्क लग रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज कर, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। Yes, sir. ठीक है, कितने बच्चों को ये सारी बातें समझ आई? हैंड रेज करना है, Sir, कंफर्मेशन। second वाला करना. ये वाला बता दो, Yes, sir. बाकी बताओ कितने बच्चों को समझ आ गया सारा? हैंड रेज करके कंफर्मेशन दो ताकि आइडिया लगे कितने पानी में चल रहे हो। सही है भाई, मेजोरिटी हमारे साथ है तो अच्छी बात है। तो अब देखो सेकंड केस समझ नहीं आ रहा बच्चे को। एक बात सोचो, आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, पॉजिटिव से कि नेगेटिव से? Positive. जाता कहाँ पे? नेगेटिव में। तो आप ऐसा इमेजिन कर लो ना कि जो फील्ड है ये पॉजिटिव चार्जेस इधर प्लेस्ड हैं और नेगेटिव चार्जेस इधर प्लेस्ड हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम ई बोल रहे हैं।
अब ये डाइपोल ऐसा है, इधर पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो आपने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, मतलब ऐसे हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया बाय सम एंगल थीटा, तो जैसे ही डिस्टर्ब करोगे तो अभी देखो इनिशियली फर्स्ट व्हेन अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन था तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव को ऐसे रिपेल करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला इसको रिपेल करेगा, करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, लेकिन रिपल्शन काम ही नहीं करेगा, जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना इधर से लग रहा है। बट जैसे ही आपने इसको थीटा रोटेट किया वो फोर्स जो है टॉर्क में कन्वर्ट हो गया, क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा सा उसमें एल दे दिया, जैसे क्या होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू एल, एफ इंटू एल। अब एल की वैल्यू जीरो रहे, भाई कुछ भी नहीं है, दूरी नहीं है, फोर्स लग तो रहा है बट वो सेंटर लाइन से पास कर रहा है, तो जीरो, मतलब टॉर्क जीरो। बट आपने थोड़ा सा उसको थीटा दे दिया, ऐसे थीटा थीटा दे दिया, तो अब क्या हो रहा है, ये सेंटर लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाली दूरी, ये थोड़ी सी तो इंक्रीज होगी, ग्रेटर देन जीरो, और इधर इस केस में भी ग्रेटर देन जीरो होगी, तो क्या होगा, ये टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, दिस मींस ऐसा और घुमा देगा, तो दैट मींस इट इज एन अनस्टेबल कंडीशन। Yes, sir. ठीक है, अब बताओ मुझे कुछ क्वेश्चंस है अब आपके लिए, अब जितने बच्चों को डाउट वाउट है पूछ लो इस जगह पे, नहीं तो हम लोग करेंगे अब क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक के भी हैं, कुछ पहले के टॉपिक के में, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा पुराने टॉपिक्स का, थोड़ा थोड़ा मैं समझाऊंगा तो आपको याद भी आ जाएगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक क्लास और लगेगी जहां पे मैं आपको ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस का थोड़ा सा कराऊंगा, फिर हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, और फिर हम उसके जस्ट बाद कैपेसिटर्स पे चले जाएंगे सीधा, ठीक है। Yes. तो डाउट है किसी को? No, sir. अच्छा, आपके स्कूल में क्या चल रहा है अभी बताओगे? चैट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स में बता दो स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है। Relation law चल रहा है। यूनिट 2 मतलब कि कैपेसिटेंस वाला ना? Sir, no. Chapter 3rd. अच्छा, चैप्टर 3 चल पड़ा है, ओके। यूनिट 1 Yes, इज sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, एंड फिर कैपेसिटेंस, ठीक है, सही है, तो बढ़िया है ना, रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ। Yes, लेकिन sir. तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए फिर उस हिसाब से, फिर हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, अगर आपका स्कूल का सिलेबस थोड़ा आगे चल रहा है ना, तो फिर आपकी स्पीड यहाँ पे अच्छी दिखनी चाहिए, आपका रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, और वो कब दिखेगा, व्हेन यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व द क्वेश्चंस। चलो देखते हैं हम कितने कर पाओगे तुम लोग। देखो निकल लिए बच्चे, क्वेश्चंस का नाम आते भग गए सर, ठीक है, अब कहानी कहानी वाला पार्ट हो गया, थ्योरी हमने चार्ट ली, अब क्वेश्चंस कराओगे तो क्वेश्चंस तो नीट में आएंगे, वो हम नहीं करेंगे तो दैट मीन्स हमें नहीं करना। चलो बताओ, पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। So scale. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी क्या होती है, स्केलर, और चार्ज क्या होता है, ये भी स्केलर, तो दोनों को स्केलर स्केलर डिवाइड होता है स्केलर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. डाउट किसी को? अनम्यूट करके पूछो। So ये क्वेश्चन करो, टाइम लो, पढ़ो और खुद से आंसर दो मुझे, ABCD बताना चैट बॉक्स में।
मुझे लगता है तुम लोग सॉल्व कर लेते हो फिर वेट करते रहते हो कि पहला बंदा एक बार आंसर दे दे, मुझे कंफर्मेशन हो जाए और फिर मैं आंसर दूं। ऐसा कितने बच्चों के साथ है? नो ऐसा सर। कितने बच्चे सोचते हो कि नो आंसर सर। सब निकाल लिए और फिर वेट करते रहते हो कि पहला मैं गलत नहीं दूंगा? ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय दिस वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर नोटेशन में दे दिया कि 5 यूनिट्स इन आई कैप डायरेक्शन एंड 2 यूनिट्स इन जे कैप डायरेक्शन। तो देख ठीक है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब इज। फोर्स क्या होता है? हाउ कैन वी कैलकुलेट फोर्स? सर आवाज घटने। आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। हाउ कैन वी कैलकुलेट फोर्स? बाय मल्टीप्लाइंग द चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे निकला था? फोर्स पर यूनिट। फोर्स अपॉन अब चार्ज को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स मिल जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 कूलम्ब। तो कूलम्ब इज इन एसआई यूनिट, तो ठीक है ऐसे रखो। फिर बचा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो 5 आई कैप 2 जे कैप। तो 5 आई कैप और 2 जे कैप को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं ना। 2 into 5 10 आई कैप, 2 into 2 4 जे कैप। नाउ वी हैव गॉट दिस फोर्स वेक्टर, राइट। अब पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे बच्चों? मोड लगा के। मोड लगा के। तो ठीक है, अब बताओ क्या करूं? अंडर रूट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट का स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो क्या आएगा इसका? अंडर रूट क्या करूं? 116 का अंडर रूट। यस अब बताओ कौन सा वाला टिक करूं? ए करूं, बी करूं, सी करूं, डी करूं? क्या मुझे फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत है या सीधा टिक कर सकता हूं? सीधा कर सकते हैं। देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर 121। यस सर। तो 11.8 का तो 121 से तो ज्यादा ही रहेगा, है ना भाई। 11.8 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 121। तो मेरा तो अंडर रूट 116 है, तो मतलब इससे तो छोटा होगा वैल्यू। और 9.8 का स्क्वायर कितना होता है? मान लो 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, अंडर रूट 100। तो 100 से बड़ा और इससे छोटा, तो मतलब ऑप्शन बी। बी। ठीक है, बिना सॉल्व किए अंडर रूट नहीं निकाल रहे, अरे पता नहीं चल रहा 116 का अंडर रूट कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ऐसे तुक्का मारेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एजुकेटेड गैस। और जो होता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो जय माता दी, जय श्री राम, है जय भोले, ये सब क्या होता है? दीज आर शेयर गैसेस, है ना। भगवान पे अब अच्छी आस्था है तो हो सकता है भाई किसी का फिर फुल्ली कंप्लीट गैस हो सकता है, मतलब एकदम अरे गैस छोड़ो जरा, हमें तो पता है हम तो अंतर्यामी हो चुके, वो कंडीशन है तो ठीक है। अदरवाइज हम लोग इस तरीके के आंसर पे पहुंचेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू गेस द आंसर। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, इसको बोलते हैं एजुकेटेड गैस, कि हमें पता है कि आंसर क्या आएगा, वो कर लिया। एक होता है कैलकुलेटेड गैस। एजुकेटेड गैस और कैलकुलेटेड गैस में क्या डिफरेंस है? एजुकेटेड का मतलब तो है कि आप यहां से जब गैस कर रहे हो ना तो आप सही आंसर पे ही टिक मारोगे, क्योंकि आपको पता है हाउ यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम एयर टू एयर। और एक होता है कैलकुलेटेड गैस, जिसमें आपको पता है कि आई नो दैट आंसर इज आइदर ए और बी, बट फिर वहां पे आप तुक्का मारते हो कि चलो ठीक है, आई विल प्ले ऑन 50% ऑफ द गेम, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज यस सर। कैलकुलेटेड। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ये तो आपने कर दिया सॉल्व। अब ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फोर्स इज डैश नियर एन आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब बात क्या कर रहा है? फोर्स की बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नियर एन आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल आर डेंसर और रेयरर, या फिर डेंसर फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड रेयर फॉर नेगेटिव चार्ज? क्या लगता है? सर डेंसर। पहले तो ये बताओ कि ये वाली कंडीशन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफर करेगी कि नहीं करेगी? ऐसा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के बारे में। नो सर। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में केवल एक ही डिफरेंस है कि पॉजिटिव से निकलती हुई नजर आएंगी और नेगेटिव के अंदर समाती हुई नजर आएंगी, है ना। दे विल बी emerging from a positive charge and sinking into the negative charge। बस यही था, उसके अलावा था कुछ? नो सर। ऑप्शन सी और डी की कुछ गुंजाइश बची? नो सर। काट दो सीधा सीधा इनको तो।
हाँ भाई काट दूं? Yes. Yes, sir. अब बताओ ए और बी में से बताओ कौन सा करें। Sir, A. A. Answer. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे ज्यादा होती है? मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेंसर आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी? जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन या फिर कूलम्बिक फोर्स ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। कहाँ पे होता है, नजदीक में कि दूर में? सर, नजदीक। भाई क्या बोला था कूलम सर ने, क्या बोला था कि Q1 Q2 अपॉन R शेयर होता है। यस सर। जब R कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा रहेगा, मतलब आप नजदीक हो चार्ज के तो फोर्स ज्यादा, मतलब उसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, मतलब उसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर। ठीक है, Yes, sir. यस डाउट है सर। किसी को इस बात पे? नो सर। चलो अब ये कर दो, अब तुम्हें वो कहानी समझ आ गई तो ये क्वेश्चन कर दो मेरे लिए। बस ये करेंगे फिर खत्म करेंगे, है ना? नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। तुक्का मत मारना, तुक्का मत मारना, होश में क्वेश्चन करो। एक भी आंसर सही नहीं है अब तक, एक भी आंसर सही नहीं है। Electric field lines, number of electric field lines emerging from a charge are directly proportional to the magnitude of charge, है कि नहीं? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हाँ जी, तब कैलकुलेट करके आंसर बताओ। आपको Q1 by Q2 बताना है, Q2 by Q1 नहीं बताना। आज तुम्हें ना खाली यहाँ तक शेयर करूंगा, इसको घर से करके आना होशो आवाज में, इस स्लाइड तक शेयर करूंगा और सही आंसर तब तक नहीं बताओगे ना तब तक तुम्हारी कुटाई होगी सही। अब भी सही आंसर नहीं आया, अब एक दो बच्चों ने आंसर सही दिया है, ठीक है? सर डी है। क्या बोले अब? सर डी है इसका आंसर। अब तुम बताओ। यस सर। देखो अब तुम्हें लग रहा है ना कि डी ऑप्शन कैसे हो सकता है, डी डी तो सर समझ ही नहीं आ रहा दूर दूर तक। इसका आंसर डी है बच्चों, ठीक है? इसका आंसर डी है, आप लोग डी तक पहुंच के आना कर, तब मैं बात करूंगा, ठीक है? अब आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। किसी को स्पेशल डाउट है तो पूछ लो, तो अगली क्लास का टाइम हो रहा है बच्चे मेरा। और है ना, किसी को पर्टिकुलर डाउट है कि आज की क्लास में तो वो पूछ लो, बाकी अगर इधर उधर के डाउट हैं तो वो